नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और लगातार वहां पर वार पलटवार चल रही हैं। हरियाणा का मिशन जिस तरीके से कांग्रेस के लिए आसान होगा या फिर बेहद चुनौतीपूर्ण, ये तमाम सवाल हैं। तो वहीं गुटबाजी से जुड़े हुए सवाल और उन तमाम मुद्दों पर जो कांग्रेस का विजन है जनता के बीच जाने जा रही हैं, प्रचार कर रहे हैं उनके जो उम्मीदवार हैं, और जिस तरीके से ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं। तो आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खास पेशकश में उदय भान। स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप। उदय भान जी, हरियाणा का चुनावी मुकाबला और ऐसे मुकाम पर जब चुनावी कैंपेन जोर पकड़ रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार वार पलटवार भी हो रही हैं, कैंपेन को लेकर क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत ही शानदार ढंग से हमारा अभियान चल रहा है। अभी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए, नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, अभी विड्रॉल हुए हैं कल, और अब विधिवत तौर से जो कैंपेन आगे बढ़ेगी। और साथ ही जो हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी, और जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जो स्टार कैंपेनर के रूप में जिनको चयनित किया गया है, उनके डिमांड के अनुसार जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो वहाँ पर जाएंगे अपने कैंपेनिंग के लिए। और लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कांग्रेस के प्रति बहुत रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त आंधी चल रही है। 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई थी, 67, वह रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। तो वो रिकॉर्ड टूटने वाला आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सबसे बड़ा फेवर है जो कांग्रेस को मिल रहा है इस बार चुनावी मुकाबले में? क्या बड़ा फैक्टर आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो जो 10 साल का कुशासन रहा है, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। बेरोजगारी में आज हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। बेरोजगारी के कारण हमारा युवा अपराध की तरफ, नशे की तरफ जा रहा है, विदेशों में पलायन कर रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई उद्योगपति उद्योग धंधा लगाने के लिए तैयार नहीं है। सारे जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के सारे जो बदमाश हैं आज हरियाणा में पनाह कर गए हैं। आज फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, जेल में रह करके फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, विदेश में रह करके फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है। यूथ को ठगने का काम हो रहा है, उनको रोजगार देने का कोई नाम नहीं। 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और 8 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी करोड़ों की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। जो कौशल विकास रोजगार निगम का जो इन्होंने डमनवा जो करने का काम किया था, वो एक बहुत बड़ा धोखा है युवाओं के साथ। एक तो उनको सैलरी पूरी नहीं, सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जहाँ 50,000 की सैलरी होनी चाहिए वहाँ 20,000 में दे रहे हैं। जहाँ 30,000 की सैलरी होनी चाहिए वहाँ 10-10 हज़ार रुपये में बच्चों को ले रहे हैं। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। पूरा पर्ची खर्ची से काम चल रहा है। ये पर्ची खर्ची की बात करते थे, इनकी जो पर्ची चली जाती है उसको उसमें लगा देते हैं। और ये सबूत है कि कौशल विकास रोजगार निगम के एमडी को भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होना पड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा बंटाधार हो गया।
प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया। 70,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया। कोई बड़ा विकास का कोई काम ऐसा हुआ नहीं। मेट्रो लाइन एक भी पिलर इनके 10 साल में कोई आगे बढ़ी नहीं। कोई बिजली का नया कारखाना लगा नहीं। 4 बिजली के कारखाने हुड्डा साहब के समय में जो लगे थे। हुड्डा साहब के समय 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी आई थी, इनके समय में एक नहीं आई। 18 मेडिकल कॉलेज, एक एम्स का कैंसर इंस्टीट्यूट हुड्डा साहब लेकर आए थे। इन्होंने कोई नहीं आया, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट। और 250 किलोमीटर 6 रेल की लाइन बिछाने का काम हुआ था, इनके में एक भी नहीं हुआ। तो जो विकास का जो काम है वो पूरी तरह से ठप है। इन्होंने लीला होटल में गुड़गांव एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, NRIs को बढ़ावा दिया था, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया था और बड़े शान से कहा था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश होगा, 474 MOU साइन हो चुके हैं, 2 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। रिजल्ट 0। तो इन सारी चीज़ों से लोग बहुत दुखी हैं। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके उन्होंने लाखों लोगों की पेंशन काटने का, ये पीले कार्ड काटने का काम किया। लाखों लोगों के बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। प्रॉपर्टी ID में इतनी गलतियां हैं कि लोग चक्कर काटते ही रहते हैं, किलोमीटरों में लाइन लग गई। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, वो इनका ऐसा है कि लोग जो किसान जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती। वो जा कर के उनको CSC सेंटर में कोई 200, 300, 400, 500 रुपये दे करके अपनी फसल को उसमें एंट्री कराना पड़ता। और जब वो फसल को बेचने के लिए जाए मंडी में तो उन्हें जवाब मिलता है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा। आपने तमाम मुद्दे गिना दिए हैं, पर्ची खर्ची का जिक्र किया है, लेकिन विरोधी यानी बीजेपी तो हमलावर रहती है कांग्रेस पर, और उसके शासन के यानी हुड्डा शासन के दौरान पर्ची खर्ची का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। ये तमाम मुद्दे वो बना रहे हैं इस चुनावी लड़ाई में, जो उनके नेताओं के बयान हमने देखे हैं और जिस तरीके से वो हमला कर रही हैं। क्या इनका जवाब यही है जो आपने अभी गिनाया है या इसके अलावा भी? इनके पास कोई मुद्दे नहीं। मैं तो सबूत के साथ हूँ। मैं जो ना एक भी कोई आंकड़ा मैंने गलत कहा हो तो बताएं। ये सिर्फ हवाई बात करते हैं। इनका तो बीजेपी का मतलब इस बहुत झूठी पार्टी है। लेकिन वो तो कहते हैं पर्ची खर्ची, झूठ पे झूठ, नौकरी, ये पर्ची तमाम मुद्दे। ये पर्ची खर्ची नहीं चल रही तो कौशल विकास रोजगार निगम क्या है? क्या वहाँ पे मेरिट है? कोई रिजर्वेशन है? कोई जॉब सिक्योरिटी है? ये कहते हैं हमने 1,43,000 लोगों को हमने कौशल विकास रोजगार निगम के तहत रोजगार दिया। क्यों? पक्की नौकरी 2 लाख खाली क्यों नहीं लगा रहे? सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, क्यों नहीं लगा रहे? क्यों ठगी की जा रही है? क्यों आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं? जो रिजर्वेशन होनी चाहिए उसके साथ धोखा हो रहा है, उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ये दूसरे बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं। आप बताएं कि भाई कि उस कौशल विकास रोजगार निगम में ये आंकड़े बताएं कि आपने उनमें से कितने शेड्यूल कास्ट भर्ती किए हैं, कितने पिछड़ा समाज के बैकवर्ड क्लास के भर्ती किए हैं। ये बताएं कि वो क्या आधार रहा आपके सिलेक्शन का। जब सैंक्शन पोस्ट खाली हैं तो ये ठेकेदारी क्यों? आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं, आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान तमाम हमने देखे हैं जिस तरीके से मुद्दे रहे, इश्यूज रहे और जिनको लेकर कांग्रेस कहती रही है वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है किसान मुद्दा और पंजाब की जो लड़ाई हरियाणा में ये असर डालेगी? और ये इसलिए एक बड़ा मुद्दा है किसानों के मुद्दे पर जो कांग्रेस यहाँ पर MSP की बात कर रही है, MSP गारंटी कानून की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी फसलों को लेकर और बड़े ऐलान सरकार ने चुनावी बिगुल बजने से पहले किए थे। राज्य सरकार ने MSP गारंटी देने का वादा किया था। राज्य सरकार के तो वो वायदे नहीं थे, वो तो आंखों में धूल झोंकने का एक काम था कि जब 2 महीने चुनाव के रह गए, 2 महीने रह गए चुनाव के, तब रोज नॉन स्टॉप हरियाणा। अरे नॉन स्टॉप तो यहाँ की जो मैंने बताया जो मुद्दे हैं वो हैं।
उनको हल करो। जो नॉन स्टॉप मुद्दे जो मैंने सारे रखे हैं, उनको, उन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। इनको उन तरफ ध्यान नहीं है, उन मुद्दों की तरफ। अब कह दिया, ये अगस्त 2020 में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये इन्होंने लॉन्च किए थे। और जब किलोमीटरों में लाइन लग रही थी, हमारा कांग्रेस के सभी नेता रोज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, मीडिया चैनलों ने प्रसारित किया कि इसमें 90 से 95% गलतियां हैं। सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी, तेल डाल करके सोए हुए थे, हम चिल्ला रहे थे, किलोमीटरों की लाइन लग रही थी। अब मुख्यमंत्री मानते हैं कि हाँ, परिवार पहचान पत्र में, प्रॉपर्टी आइडिया में गलती है और हम इन्हें सुधारेंगे। अरे सुधारने के समय कहाँ, तुम 3 महीने के तो मुख्यमंत्री हो। लेकिन 3 महीने के तो मुख्यमंत्री है, पहले तो आप माफी मांगो उन लोगों से जिस परिवार पहचान पत्र को तुमने एक हथियार बना करके लाखों लाखों लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया, लाखों लोगों की पेंशन काटने का काम किया। उनसे माफी कब मांगोगे? उनको क्यों प्रताड़ित किया गया? उसके लिए दोषी प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हैं, क्यों नहीं उसको ठीक किया गया? मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे जिक्र किया, किसान जाता है तो कहते हैं पोर्टल काम नहीं कर रहा। अभी सरकार को चाहिए पोर्टल से वोट मांगे, पोर्टल से वोट मांगे। और जब पोर्टल से वोट मांगेंगे तो जिस दिन वोट पड़ेगी, जब कहेंगे बीजेपी का पोर्टल नहीं खुल रहा, कोई वोट नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में थे और बड़े हमले उन्होंने बोले थे, और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया उसका जिक्र किया गया। किसान एक बड़ा मुद्दा केंद्र बिंदु में रहेगा इस चुनाव के मुकाबले में, आपको लगता है? और इसीलिए आप बराबर किसान आंदोलन का जिक्र करेंगे, ये मुद्दे उठाएंगे? ये किसानों के बीच जाने की हिम्मत नहीं करते। इनको किस तरह से पार्लियामेंट के चुनावों में लोगों ने सुना नहीं, और अब विधानसभा में बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये गांवों में नहीं घुस रहे लोग, जो है पूरा तैयार बैठे हैं। 36 बरादरी ने मन बना रखा है इनको रास्ता दिखाने का। सिंगल डिजिट में रहेंगे ये लोग। एक बड़ा दावा कर रहे हैं आप? ये बड़ा दावा कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट में रहेंगे। जो बीजेपी पहले जो 4-6 सीट की पार्टी थी, वहीं पर पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपमानित किया अपने भी नेताओं को, जिन्होंने बीजेपी खड़ी की, सींची। आज ये गुटबाजी की बात करते हैं। आपने देखा है रामविलास शर्मा जी के आंसुओं में उनका दर्द देखो। राव इंद्रजीत क्या कहते हैं, उनका दर्द देखो कि मैं मुख्यमंत्री 20 साल से एक राज्य मंत्री बन रहे हैं, और 20 साल से राज्य मंत्री बन रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि उनको महकमा कौन सा है। उसने खुद भी नहीं पता कि महकमा कौन सा है। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। आप गुटबाजी की आप बात करते हो कांग्रेस की, उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता कि आज क्या हालत है उनमें। गुटबाजी पे मैं आता, लेकिन आपने ये बात शुरू कर दी है तो पूछ लेता हूँ। जब आप गुटबाजी की बात करते हैं, उनकी गुटबाजी की बात करते हैं, अपनी गुटबाजी क्यों भूल जाते हैं? शैलजा जी ने भी तो कहा था कि सीएम बनना चाहती हूँ। नहीं, सीएम बनना चाहे वो अलग बात है। वो तो बोल रहे पार्टी विद डिफरेंस जो बात करती थी, कोई बोलता नहीं था। आज उनमें किस तरह का है? हमारा तो लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। कोई आदमी कोई भी अपना दावा पेश कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया है। विधायक दल चुनाव होगा, विधायक दल की मीटिंग होगी, सेंटर से हमारा कांग्रेस नेतृत्व ऑब्जर्वर भेजेगी, कांग्रेस नेतृत्व और विधायक दल फैसला लेंगे। वो प्रक्रिया है। लेकिन ये कैसी प्रक्रिया कि पहले बयान दिया जाता है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिटिंग सांसद, और फिर कहते हैं कि बिना लड़े भी सीएम फेस बन सकते हैं। तो मैसेज ये गया कि कहीं ना कहीं नाराजगी थी और इसके बाद बयान बदला गया। सारी चीज हो सकती है, बिना लड़े भी, बिना एमपी और बिना एमएलए भी तो मुख्यमंत्री बने हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, क्या उस समय एमएलए थे? क्या एमपी थे? क्या कोई एमएलए एमपी थे? सीधे पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली, बाद में एमएलए का इलेक्शन लड़ा। तो ये कोई जरूरी नहीं है
सभी में ये अब जब 2005 में हुड्डा साहब तो मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व और विधायक दल फैसला लेता है हमारे। तो ये कोई नहीं। अब आप कहो कि कह दी अमित शाह जी कह गए सैनी को, जब ये कह दिया अमित शाह ने कि हमारा फेस नायब सैनी है और यही अगले मुख्यमंत्री होंगे हमारी पार्टी की तरफ से, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस में नहीं आ, उसके बाद प्रतिक्रिया आ रही है अनिल विज ने जो कहा हो या राविंदर जीत ने कहा हो, ये उसके बाद अमित शाह के कहने के बाद में ये रिएक्शन है, पहले नहीं। और जहां तक बात है कि भाई कि वो नाम वो घोषित कर रहे हैं, आप बताओ कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम सुना था क्या? जिंदगी में पहली बार इलेक्शन लड़े, एमएलए का जो पहले भी लड़े तो जमानत जब्त हुई, एमएलए का इलेक्शन लड़े, एमएलए बनते ही सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो कांग्रेस में मोहन यादव चेहरे को लिया है वो अचानक नहीं, वो किसी को भी ले आ सकते हैं। कांग्रेस में तो लोकतंत्र है, विधायक दल और कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। वहां लोकतंत्र पर्ची से मुख्यमंत्री तय होते हैं। राजनाथ जी ने पर्ची पकड़ाई, आपको पता है वसुंधरा, आपने सीन देखे हैं? यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर भी तो विधायकों की राय फिर आला कमान पर फैसला छोड़ दिया जाता है। और जब टिकटों में दबदबा एक व्यक्ति विशेष का हो तो फिर कैसे? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नहीं, पूरी टिकट मेरिट के हिसाब से मिली है, किसी का कोई दबदबा नहीं, सब कांग्रेसियों को टिकट मिली है। वो तो कहते हैं उधर विरोधी भी आप अपने हिसाब से आप कोई जो मीडिया के लोग हैं वो उसको किसी भी तरह से पेश करें। लेकिन ये मैसेज गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है, विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखा है, जिताऊ टिकाऊ फैक्टर को ध्यान में रखा है, इसलिए जो चेहरे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं उनका दबदबा साबित करते हैं, ये कहा जा रहा है, ये चर्चाएं हैं। जब आप ये मान गए कि भाई जिताऊ और टिकाऊ यही तो चाहिए, जो जिताऊ और टिकाऊ और मेरिट पर फैसले हुए हैं, मेरिट पर टिकट बटी है, इसलिए सराहा जा रहा है फैसला। लेकिन बीजेपी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया गया प्रभारी दीपक बाबरिया का, वो निराश थे और भावुक भी थे कि उनकी नहीं चल पाई। बीजेपी अपने परवाह करें, कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस अपना आप में सब सक्षम है और हमने बहुत बेहतरीन, आप खुद ही मान गए कि भाई बढ़िया बेहतरीन टिकट बटी है मेरिट पर। और नहीं, ये तो फार्मूला आपने तय किया है, जिताऊ टिकाऊ। जिताऊ और टिकाऊ फार्मूले पे बटे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। वो कहते रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट देंगे, सर्वे के आधार पर देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पैमाने भी रहे जिसमें कहा गया कि विरोधाभास है और ऐसे में कई चेहरे गिनाए गए। ये तो ऐसा एक भी इंस्टेंट बता दो कभी भी जबकि कोई विरोधाभास ना हुआ। लोकतंत्र अपनी आवाज़, जिसको टिकट कटेगी वो यही कहेगा कि मेरा हक छीना है, लेकिन फैसले लेते हैं, पार्टी को फैसला लेना होता है। टिकट तो वही देनी थे 90, एक हमने सीपीएम को दे दी, 89 टिकट देनी थी। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत शुरू की है, आपको ज़रूरत थी आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की? ये संभावनाएं क्यों टटोली गई? नहीं, वो कोई ऊपर से हमारे कांग्रेस नेतृत्व का से कोई बात चल रही होगी। हमने तो यही रिकमेंड किया था कि हमें आवश्यकता नहीं है किसी से भी, हम अपना आप में सक्षम हैं सभी सीटों पर, इसलिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अप्रोच किया होगा कांग्रेस नेतृत्व को, तो उन्होंने ये चाहा होगा कि भाई हम कुछ इनके साथ में कोई तालमेल बैठ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इस बार अदर्स वोट बैंक पर भी निगाहें हैं राजनीतिक पार्टियों की। आईएनएलडी का बीएसपी के साथ गठजोड़, जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठजोड़, तो ये क्या चुनौती पैदा करेगा कांग्रेस के लिए, खासतौर से आदर्श वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए? देखो, ये आदर्श वोट बैंक जो है ना, ये सारा ये बीजेपी के ऑफिस में इनके समझौते हुए हैं, इनेलो का और बीएसपी का, और दोनों को मिला के क्या है, अभी जो पार्लियामेंट का अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, 1.24% बीएसपी का वोट, 1.74% इनेलो का वोट, दोनों को मिला के 3%
3% वोट है। तो ये चुनौती है कहाँ? और जो वो तो कहीं गिनती में नहीं है। जेजेपी तो गिनती में नहीं। जेजेपी का सत्ता की चाबी थी उनके पास। जो जेजेपी का प्रमुख है दुष्यंत चौटाला, आज उनको अपनी जमानत बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं सबूत के तौर पर, अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में उचाना विधानसभा उनके जो हिसार पार्लियामेंट का हिस्सा है और वहां से उनकी मदर चुनाव लड़ रही थी। दुष्यंत चौटाला को 2019 में 1 लाख वोट मिली थी वहां से लगभग, और अब 900 वोट मिली है उनकी मदर को। अब उनकी मदर को 900 वोट मिली है उचाना में, तो ये अलग ही हैसियत। तो ये समीकरण कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार वहां पर है ही नहीं, सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है। बाकी तो ये सारे वोट काटों पे कहीं भी जनता सब पता है कि भी इनको वोट काटने वाले हैं। और ये बीजेपी की बी टीम है, जो इनेलो ने हमेशा जब राष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई राज्यसभा का चुनाव हो, सदैव उनका साथ दिया। विधानसभा में बीजेपी से नहीं लड़ते, कांग्रेस से लड़ते हैं। ये तो बीजेपी की बी टीम है। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं बीजेपी के खिलाफ बोल के अपने किसानों के हमदर्दी पाने के लिए, और जब भी फिर किसानों के खिलाफ ये उत्पीड़न में शामिल होते हैं खुद इनके जेजेपी के जो मंत्री है सारे, इन्हें किस तरह से, जब भी तो इनको लोगों ने नकार दिया। आज स्थिति क्यों है जेजेपी की? इन्होंने लोगों में अपनी विश्वसनीयता ही खो दी, क्योंकि ये आए तो थे उनके खिलाफ और फिर सत्ता के सुख भोगने के लिए उनके साथ मिल गए। ना तो इन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई, ना अपने महिला पहलवानों के लिए आवाज उठाई। अग्निवीर योजना आई, उससे भी ये बीजेपी का गुणगान करते रहे। सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर जो चुनौतियां हैं और जिस तरीके से जो सीटें हैं, 89 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, इनमें कितनी सीटें जो आप ये कह रही हैं कि हम ये इतनी सीटें, इतने आंकड़े, इतना अनुमान हम लगा रहे हैं कि इतनी सीटें हम जीतने वाले हैं? ना, हमारा पूरा विश्वास है कि हम 70+ सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। 70+ सीटें आप जीतेंगे, ये आपका दावा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो चुनावी मुकाबला और जिस रन से आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री की रैली भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे, तो क्या इस चुनावी मुकाबले में आपकी ओर से स्टार कैंपेनर जो स्थानीय लीडर हैं वही संभालेंगे मोर्चा, या सेंट्रल लीडरशिप भी इसमें भागीदारी करेगी? स्थानीय भी होंगे, सेंटर के लीडर भी होंगे, राहुल जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, हमारे जो नेशनल लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सभी आएंगे। और सारा ज़बरदस्त ढंग से प्रचार हमारा चलेगा और पूरी तरह से संभाल रखा सारा मोर्चा। लेकिन ये जरूर जनता जानना चाहेगी, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप हरियाणा कांग्रेस के, कि वो क्या भरोसा आप उनको देना चाहते हैं, अपील जो करना चाहते हैं आप? जो हमने कमिटमेंट की है वो सारी कमिटमेंट पूरी की जाएंगी। और जनता से हम यही अपील करते हैं, एक तो इस लोकतंत्र के पर्व में सभी इसमें शामिल हों, पूरे सभी अपना मतदान का इस्तेमाल करें। और मैं यही अपील करूंगा कि जो प्रदेश में व्याप्ता जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का जो बंटाधार हुआ है, जो पर्चे लीक हो रहे हैं, युवा नशे की तरफ जा रहा है, पलायन कर रहे हैं देशों में, क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है, इन सब को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और मैं यही अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अपना मतदान करें। धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। ये थे उदय भान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और स्पष्ट में उन्होंने बेबाक बातचीत की है, अपना विजन पेश किया है हरियाणा के लिए, कांग्रेस का क्या वादा है, क्या इरादा है, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे में जब हरियाणा का चुनावी मुकाबला लगातार आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक वार पलटवार यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं, ऐसे में जो उदय भान है, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुलकर बातचीत की है और हरियाणा की जनता को ये भरोसा देने की कोशिश की है कि अगर सरकार बनती है तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे जो वादे वो करने जा रही हैं। और ऐसे में चुनावी महाभारत की इस लड़ाई में तमाम दांव पेच अब
चुनावी घमासान के दौरान देखने दिलचस्प रहेंगे। तो आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।